चलिए आज हम जानेंगे फ्रिज के अंदर आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट दोष के बारे में कि क्या आते हैं, उनको समाधान किस प्रकार से किया जाता है। समझ रहे ना, बिल्कुल सारे चीजों को अलग हमने निकाल दिया है। जितने भी इलेक्ट्रिक से संबंधित जो भी समस्या होगी आज लगभग हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो लगभग फ्रिज के अंदर प्रॉब्लम आते हैं ना, उसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे ना, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि फ्रिज के संपूर्ण इलेक्ट्रिकल भाग है। ये आपका क्या है, थर्मोस्टेट है, ये डोर स्विच, और ये हमारा बल्ब है, और ये हमारा कंप्रेसर, और यहाँ जो लगा है वो एलपी और रिले हो गए, और ये हमारा क्या हो गया, बल्ब हो गया। यहाँ पर आपको क्या हो गया, बल्ब हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, डोर स्विच है और थर्मोस्टेट है। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या होता है कि फ्रिज के अंदर एक सबसे सदी समस्या आती है। जो पहली समस्या आती है कूलिंग से संबंधित आती है। किससे आती है, कूलिंग से संबंधित आती है कि आपका फ्रिज बहुत ज्यादा कूलिंग कर रहा है, आपके फ्रिज में अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, बर्फ जम रहा है। ठीक है, ऐसी समस्या आती है। सब्जियां वगैरह सब क्या हो जा रही है, खराब हो जा रही है। ठीक है ना, सब्जियों पे सब आइस जम जा रहा है। तो इसके लिए हमें कहीं ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी चीज हम नहीं ढूंढेंगे, डायरेक्ट कहां जाएंगे, थर्मोस्टेट के पास जाएंगे, क्योंकि यही ऐसा भाग होता है थर्मोस्टेट जो कि पूरे कूलिंग कंट्रोल करता है। ठीक है ना, पूरे कूलिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हमें किसके पास जाना होगा, फ्रिज में जाएंगे तो और कहीं बार हमें काम करने की जरूरत नहीं है। अगर कूलिंग से संबंधित अगर समस्या आ गई तो डायरेक्ट हम किसके पास जाएंगे, थर्मोस्टेट के पास, और कूलिंग से कोई समस्या नहीं होगा अगर बहुत ज्यादा आइस जम रहा है। तो अब देखिए, थर्मोस्टेट के पास जाएंगे तो ये जो थर्मोस्टेट की जो पूंछ होती है ना, इसको हम देखेंगे कि क्या इवेपोरेटर से टच है कि नहीं है। यदि इवेपोरेटर से टच नहीं होगा, ये जो पूंछ है यदि ये भी इवेपोरेटर से क्या होगी, टच नहीं होगी, तो समझिए कि आपका फ्रिज ज्यादा कूलिंग करेगा। आपका फ्रिज क्या करेगा, ज्यादा कूलिंग करेगा। अगर ये हट गया होगा तो फ्रिज ज्यादा कूलिंग करेगा। जाकर के इसकी पूंछ के इवेपोरेटर से क्या कर देंगे, टच कर देंगे, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। यदि वह टच है, जाकर के आपने देखा और वो क्या है, टच है, तो हमें देखना है ध्यान से कि ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ है क्या ये कहीं से कटी तो नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर कौन सी गैस होती है, SO2 गैस होती है। यदि वो भी गैस निकल जाएगी तो ये काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है ना, यदि वो भी सही है, यदि वो भी सही है तो हमें क्या करना होगा, थर्मोस्टेट का ये जो दोनों पॉइंट होंगे, ये क्या होंगे, दोनों पॉइंट, एक से सप्लाई इन हो रही है, दूसरे से आउट हो रही है, इन दोनों को हम इस प्रकार से निकालेंगे और थर्मोस्टेट को बाहर निकाल लेंगे। थर्मोस्टेट को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद इन दोनों पे हम मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी को चेक करेंगे कि हमारा सही है कि नहीं है। यदि यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब ये क्या है, सही है। अगर नहीं आ रही है तो इसको क्या माना जाएगा, खराब माना जाएगा। क्या माना जाएगा, खराब। इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मल्टीमीटर का। अब मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे ऐसे क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। ठीक है ना, कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर लेंगे। और अब हमें थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों को, मल्टीमीटर के दोनों तारों को हम देखिए, तो यहां पर कुछ रेजिस्टेंस आना चाहिए। देखिए कुछ आवाज आ रही है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, सही है। लेकिन अभी हमें ऑन ऑफ करना है। इसको क्या करना है, ऑन ऑफ। इसको घुमाइए, हाँ उधर उधर घुमाइए, हाँ घुमाइए। देखिए ऑफ कर दिया तो बंद हो गया, फिर करिए, ऑन करिए तो फिर से क्या हो गया, ऑन हो गया। यानी यहां से ऑन ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारा थर्मोस्टेट क्या है, सही है। यदि ऑन ऑफ होने पे कंटिन्यूटी आ नहीं रही है ना तो जा रही है, तो इसका मतलब थर्मोस्टेट क्या है, खराब है। ठीक है ना। लेकिन देखिए कभी कभी सब कुछ सही रहता है, सब कुछ सही रहता है, लेकिन फिर भी थर्मोस्टेट सही से काम नहीं करता है। तो आप चेक कर लिए और देख लिए सब कुछ क्या है, सही है, फिर भी कूलिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि डायरेक्ट इसी को हमें क्या कर देना होगा, चेंज कर देना होगा। समझ रहे ना। तो कूलिंग से जो भी समस्या आएगी किससे आएगी, थर्मोस्टेट से। सब कुछ सही होने के बाद भी अगर ये समस्या आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी क्या है, फॉल्ट होगा। तो डायरेक्ट दिमाग लगाइए, डायरेक्ट इसको क्या चेंज करिए। देखिए इसके अंदर रिपेयरिंग का ज्यादा हमें काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करिए, चेंज करिए। जब आप चेंज कर देंगे तो समस्या क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो कूलिंग से संबंधित फ्रिज के अंदर कोई भी समस्या आएगी तो कौन सा चीज होगा, थर्मोस्टेट होगा। क्लियर हो गया। आपने एक समस्या को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया कि कूलिंग से संबंधित आपने समस्या देख लिया। ठीक है ना। अब देखिए दूसरी समस्या आती है कि आपका मान लेते हैं बल्ब नहीं जल रहा है। बल्ब क्या हो रहा है, नहीं जल रहा है। जो आपका ये बल्ब है ये नहीं जल रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि ये आपका डोर स्विच जल्दी मतलब खराब नहीं होता है, डायरेक्ट क्या खराब होते हैं, बल्ब खराब होते हैं। तो सिंपल सा जाएंगे और इस प्रकार से फ्रिज के अंदर क्या लगा होगा, बल्ब लगा होगा। इस बल्ब को यहां से हमें क्या करना होगा, इस बल्ब को यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, अजान से देखेंगे कि हमारा ये बल्ब सही है कि नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ तार होते हैं।
ठीक है। अब तो हमारे कुछ एलईडी टाइप आ रहे हैं, ठीक है, तो एलईडी टाइप भी देख लेंगे, और ऐसे होंगे तो ऐसे भी हमें क्या करना होगा, देख लेना होगा। तो आराम से मार्केट के अंदर क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। अब दूसरा बल्ब ला करके यहाँ पर हमें लगा देना होगा। अब देखिए, अब लगाते वक्त एक इंपॉर्टेंट काम करना है, क्योंकि इस काम के लिए लगभग मैंने अपना 3 घंटे बर्बाद किया था। इस बल्ब को लगाने में कितना, 3 घंटे। क्या हमने किया था कि हमने लगभग इसको होल्डर के अंदर बल्ब को टाइट किए थे ना, तो इसको फुल टाइट नहीं किया था, और जब फुल टाइट नहीं किया था तो अंदर जाकर के हमारे पॉइंट चपक नहीं रहे थे, और इस पोजीशन में हमने वायरिंग को खोल दिया कि हाँ, अगर आपका नया बल्ब लगाए नहीं जला तो आप किसको कहेंगे, होल्डर को दोषी करेंगे। फिर इसके बाद डोर फ्यूज को कि ये समस्या होगा। इसी चक्कर में हमने पूरा मतलब कई प्रकार के यहाँ पर सीखा, और वहां पर हमारे कितने घंटे, 3 घंटे लगे थे। लेकिन लास्ट में जब हमने इसको फुल क्या किया, टाइट किया, जब इसके चूड़ी को पूरा फुल टाइट किया तो बल्ब क्या होने लगा, जलने लगा कुछ ही सेकेंड के अंदर। तो आपको याद रहे कि जब भी हम जाएंगे क्या करने के लिए, बल्ब चेंज करने के लिए, तो ये जो बल्ब की चूड़ी होगा इसको हमें क्या करना है, फुल टाइट करना है। कभी कभी आप देखेंगे ऐसे करके ऐसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे कि चलिए अब तो चल जाएगा, फिर यहां से पावर देंगे तो ये जलने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमें इसको क्या करना होगा, फुल, जितना होगा इसको हम फुल टाइट कर देंगे, तब जाकर के बल्ब कभी कभी क्या करेंगे, जलेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये भी समस्या बहुत आती है कि फ्रिज के अंदर का बल्ब नहीं जल रहा है, तो फ्यूज को डायरेक्ट बल्ब को क्या कर देना होगा, चेंज कर देना होगा। अब देखिए, अब जो पीछे समस्या आती है वो एलपी और रिले से संबंधित, समझ रहे ना। अब यहां पर हमारी जो समस्या आती है, देखिए बहुत सारे कस्टमर कहते हैं कि आपका जो कंप्रेसर होता है 2 मिनट 3 मिनट चलता है और क्या करता है, ट्रिप कर देता है। क्या करता है, ट्रिप कर देता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पर आप देखेंगे वो एलपी और क्या लगा है, रिले लगा है। इनमें से कुछ ना कुछ क्या होंगे, खराब होंगे। अब यहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिले निकालेंगे। यहां से सबसे पहले रिले, फिर इसके बाद ओएलपी, इस प्रकार से निकलेगी। और इसके अंदर कुछ वायर जुड़े होंगे, यहां से हम इनको क्या करेंगे, ऐसे अलग कर लेंगे। अब हमें इनको क्या करना होगा, चेक करना होगा, किसके द्वारा, मल्टीमीटर द्वारा। देखिए मल्टीमीटर द्वारा वो एलपी, मल्टीमीटर को कहां सेट करेंगे, कंटिन्यूटी पॉइंट पे, एलपी के दोनों पॉइंटों को चेक करेंगे। तो देखिए एक यहां पर रखेंगे, दूसरे को देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, यदि आ रही है तो बिल्कुल वो एलपी क्या है, सही है, ठीक है ना। वो आ रही है तो बिल्कुल वो एलपी सही है, अगर नहीं आती तो एलपी को क्या मानते हैं, खराब मानते हैं। अब हमें क्या चेक करना होगा, रिले। अब रिले के दोनों पॉइंटों में हम रखेंगे, तो यहां पर कुछ रेजिस्टेंस आना चाहिए, आ रहा है ना, तो इसको भी लगभग क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा कि अगर 100% इसको देखना है तो कान के पास ऐसे क्या करेंगे, बजाएंगे। अगर इसमें से आवाज आ रही है तो इसको क्या माना जाएगा, खराब माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा, खराब। यदि बजाने से आवाज आ रही है तो इसको खराब माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्क होती है वो क्या हो चुकी है, लूज हो चुकी है, और दो पॉइंटों को आपस में टच नहीं करवा पा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ओएलपी और रिले को क्या करेंगे, चेक करके, और यदि ये खराब होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, नया लगाएंगे। और नया लगाएंगे तो समस्या लगभग क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये मतलब सही हम चेक करते हैं तो सही भी बताता है, अगर चेक करते हैं तो सही भी बताता है, लेकिन जब वर्किंग पोजीशन में आता है तो ये काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन आती है कि आप जिसको रिले ओएलपी को चेक कर रहे हैं तो ये सही बता रहा है, लेकिन जब वर्किंग पोजीशन में आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, यानी ट्रिप करवा दे रहा है। तो इस अवस्था में हम क्या कर देंगे, ओएलपी रिले को चेंज कर देंगे, समझ रहे ना। वरना यदि लगभग ये तो कब खराब होते हैं, जब ये कंटिन्यूटी आना क्या करेगी, बंद कर देगा, तब ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये भी समस्या हो सकती है कि ये दोनों अगर सही है तो खराबी कहां से आ सकती है, कंप्रेसर से आ सकती है। तो कंप्रेसर को भी हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। अब कंप्रेसर को भी चेक करने के लिए यहां पे आप पहले देखेंगे कि इसके तीनों पॉइंट सही है कि नहीं है। तीनों पॉइंटों को बारी बारी चेक करेंगे। देखिए कुछ नंबर आ रहे हैं, yes, सभी पिनों पे कुछ ना कुछ नंबर आना चाहिए। देखिए कितना आ रहा है, 33, 14, फिर इन दोनों पे देखेंगे, ठीक है ना, यानी सब पे कुछ ना कुछ नंबर आ रहे हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक को यहां पर रखेंगे और दूसरे को, अब बॉडी अर्थ देखना है कि क्या इसके कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं है। अब यहां पर रखेंगे और तीनों पिनों को बारी बारी चेक करेंगे। मल्टीमीटर का एक तार बॉडी पे और दूसरे को तीनों पिनों पे बारी बारी चेक करेंगे, तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये भी पॉइंट बिल्कुल सही बताता है, बॉडी अर्थ भी नहीं होता है, लेकिन पिस्टन होते हैं वो काफी क्या हो जाते हैं,
जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर हीट होके क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, बार बार क्या करेगा, ट्रिप करेगा। तो इस अवस्था में भी हमें देख लेना है कि आपकी ओएलपी सही है, रिले सही है, आपका कंप्रेसर सही है, फिर भी कंप्रेसर बार बार क्या कर रहा है, ट्रिप कर रहा है। चेक करने के बाद तो इसका मतलब कि अंदर पिस्टन वगैरह सब क्या हो चुका है, जाम हो चुका है। क्यों, हमने कुछ एक्सरे किया था कि नहीं, उसके अंदर आपको बताया था, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा पोजीशन ये हो सकता है जल्दी ट्रिप करने का और बहुत ज्यादा हीट होने का, कि इसके अंदर क्या पड़ते हैं, ऑयल पड़ते हैं। और जब ऑयल की कमी हो जाती है तब भी हमारे कंप्रेसर बार बार क्या करते हैं, ट्रिप करते हैं, बार बार क्या करते हैं, ट्रिप करते हैं। यदि ये भी सही है तो वोल्टेज का भी बहुत बड़ा क्या होता है, इशू होता है। देखिए यदि नई फ्रिज है, यदि ऐसी समस्या आ रही है तो सबसे पहले जाने के बाद हम क्या देखेंगे, वोल्टेज देखेंगे कि वहां पर प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कम से कम अच्छे से चलने के लिए फ्रिज को 180 वोल्टेज ही चाहिए, कम से कम कितना चाहिए, 180 से 90 वोल्टेज रहेगा, 180 से 190 वोल्टेज, तब ये कुछ देर तक क्या करेगा, चलेगा। लेकिन अगर इससे नीचे वोल्टेज रहेंगे तो आपका फ्रिज सही से चलने वाला नहीं है, उस पर लोड पड़ेंगे, कंप्रेसर सही से चलेगा नहीं और ओएलपी रिले हिट होंगे और बार बार क्या करेंगे, ट्रिप कर देंगे। समझ रहे ना, बार बार क्या करेंगे, ट्रिप कर देंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम अगर ऐसी समस्या आ रही है तो जाकर के हमें वोल्टेज को भी क्या करना होगा, चेक करना होगा। समझ रहे ना। तो आपने देख रहे हैं कि फ्रिज के अंदर इतना ही सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं और इतना ही सारे लगभग क्या आते हैं, प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक से लेकर संबंधित प्रॉब्लम हमारे क्या होते हैं, आते हैं। समझ रहे ना। अभी देखिए, अब यहां पर हम जब ओएलपी रिले यहां पर क्या करते हैं, लगा देते हैं और एक बार हम आपको वोल्टेज चेक करके यहां पर दिखाते हैं। तो आपका रिले लग गया, फिर क्या लगेगी, ओएलपी लग गया। और इसके अंदर हमने आपको यहां से तार निकाले थे ना, जहां से हमने निकाला था वैसे ही हमें क्या करना होगा, लगा देना होगा। अब देखिए फ्रिज व्रिज में काम करने जाएंगे ना तो काफी क्या होती है, आसानी होती है, काफी क्या होती है, आसानी, क्योंकि ऑलरेडी पहले से पार्ट क्या होंगे, लगे होंगे, जैसे निकाले थे वैसे हमें लगा देना होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको चालू करके और देखते हैं कि इनके सारे पार्ट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आपका ये पावर बोर्ड हो गया, आपका क्या है, पावर बोर्ड है। चलिए यहां से हम लगाएंगे, जैसे ही लगाएंगे आपका ये बल्ब तुरंत क्या होगा, ऑन हो जाएगा। देखिए बल्ब ऑन हो गया, कंप्रेसर क्या हो गया, चालू हो गया। अब हमें देखना है कि क्या इसके पास, अब हमें देखना है कि आपका जो एलपी और रिले इसके पास प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीमीटर को हम कहां सेट करेंगे, कौन सा, देखिए एसी वोल्टेज पे 600 एसी वोल्टेज पे हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। और मल्टीमीटर के दोनों तारों को, एक को हम कहां रखेंगे, ओएलपी को, और दूसरे को कितना आ रहा है, 204 वोल्टेज, 200 कितने आ रहे हैं, 4 वोल्टेज हमारे शो कर रहे हैं, ठीक है। यहां से देखिए ध्यान से, देखिए यहां पर हमारे कितने आने चाहिए, 200, देखिए कितना गया, 194 वोल्टेज आ रहा है, लगभग वोल्टेज यहां पर क्या है, सही है, ठीक है। तो अब देखिए वहां पर आप कैसे चेक करेंगे कि आपको थोड़ा सा वहां दिक्कत होगा ना, तो आप यहां से क्या करेंगे, इन तारों को, 2 ही तार है ना, इन दोनों तारों को आप क्या करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे जो कि वहां पर गए। और यहां पर हमारा ये तो लगा ही रहेगा, मेन लीड तो लगाएंगे ही, मेन लीड क्या होगा, लगा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें देखना है कि यहां पर प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक को हम यहां पर रखेंगे, देखिए संभाल के, क्योंकि ये हमारे पूरे खुले बार होंगे, 6 वोल्टेज, यानी वोल्टेज तो लगभग क्या है, सही है। फिर भी अगर कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो एलपी और रिले से संबंधित समस्या होगी, उनको हम चेंज कर देंगे, समस्या क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमें देखना है, यहां से देखना है कि कंप्रेसर बहुत ज्यादा लोड क्यों ले रहा है, बहुत ज्यादा लोड क्यों ले रहा है। तो लोड को चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका, एम्पियर का। समझ रहे ना। सर्वप्रथम जाएंगे और देखेंगे कि आपका जो फ्रिज है कितना एम्पियर लोड ले रहा है। हम गए और कंप्रेसर कस्टमर का रहा है, बार बार क्या कर रहा है, ट्रिप कर रहा है। तो हमें देखना है कि क्या ये लोड तो नहीं ले रहा है। पहले तो वोल्टेज चेक कर लेंगे, इसके बाद देखेंगे कि कितना लोड ले रहा है। अगर वोल्टेज सही है तो अगर ज्यादा लोड ले रहा है तो कहीं ना कहीं गैस से संबंधित कुछ समस्या होगी, पाइपें वगैरह क्या होगी, जाम होगी, कैपिलरी क्या होगी, जाम होगी। तो हमें देखना है कि कंप्रेसर कितना लोड ले रहा है। तो इसको हम कहां सेट करेंगे, एम्पियर पे, 20 एम्पियर पे इस प्रकार से क्लैंप मीटर को सेट कर लेंगे। और इसको यहां से जो मेन लीड से, मेन लीड जो निकल रही है उससे किसी एक तार में हमें लगा देना होगा। देखिए कितना ले रहा है,
0.7 ले रहा है, समझ रहे ना, 0 पॉइंट कितना ले रहा है, 7 ले रहा है। तो इसका मतलब है बिल्कुल सही ले रहा है। देखिए यदि हम फ्रिज के अंदर गैस चार्ज करने जाते हैं, चाहे कुछ भी काम करने जाते हैं, तो हमें सर्वप्रथम क्या देखना होगा, एम्पियर देखना होगा। चाहे एसी हो चाहे फ्रिज हो, इसके अंदर एम्पियर सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो जो फ्रिज का जो हमारा जो फ्रिज होते हैं ना, फ्रिज जो हमारे होते हैं 0.3 एम्पियर से लेकर के 1.2 एम्पियर तक लेते हैं। 1 पॉइंट कितने लेते हैं, 2 एम्पियर लेते हैं। यदि ये कभी कभी 1.5 एम्पियर भी ले रहा नहीं, 1.5 एम्पियर भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इससे ऊपर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं फ्रिज के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, समस्या है। लेकिन 2 एम्पियर से ज्यादा ले रहे हैं तो कंफर्म है कि हम फ्रिज पे काम नहीं करेंगे, नहीं तो आपके साथ हादसे होने के क्या होंगे, चांसेस होंगे, ठीक है ना। कंप्रेसर गर्म होंगे और गर्म होकर के आपको क्या हो सकते हैं, ब्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए 2 एम्पियर से अगर अधिक एम्पियर ले रहा है तो हम पहले प्रॉब्लम समझेंगे क्या दिक्कत है, कितना ज्यादा एम्पियर ले रहा है। 2 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, 2 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका जो लीगल एम्पियर होता है ना वो कितना होता है, 1.1 एम्पियर होता है। कितना होता है, 1.1 होता है। लेकिन जब हम यहां पर जब काम करने जाएंगे और देख लेंगे कि सिर्फ कितना ले रहा है, 7 ले रहा है, 2 ले रहा है, 8 ले रहा है, 1 ले रहा है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी हमारे कंप्रेसर पे कोई लोड नहीं है, ठीक है ना। तो इस पे लोड कब बढ़ेंगे, जब हमारी कैपिलरी ट्यूब क्या होगी, बहुत कचरे जम गए होंगे तो उसके अंदर क्या होगा, लोड पड़ेगा, तो जिसकी वजह से गैस का प्रभाव नहीं होगा, तो इस पे लोड पड़ेंगे तो एम्पियर थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। या तो एक खराब हो गया होगा तब भी एम्पियर लेगा, या तो अगर वोल्टेज ही कम हो गए तब भी एम्पियर ज्यादा लेगा। तो जाकर के हमें इन सारी चीजों को क्या करना होगा, चेक कर लेना होगा, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप चेक कर लेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं उनको किस प्रकार से देखा जाता है और कैसे चेक किया जाता है और उन प्रॉब्लम को कैसे हम समझते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सलाह और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।